मटेरियल मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। याद करो म्यू अपॉन म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और आई बाई एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लो जी रिलेशन आ गया अपने पास। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, बस ये कम मैग्नेटाइज होते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ये ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बस इतना ही फर्क है। अब देखो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती है, जहां पे कम होता है वहां पे दूर दूर होती है। तो अंदर कम है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ज्यादा है। पिछली क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, इसके अंदर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है किसी भी मटेरियल से कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे ये कोई मटेरियल है, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से एंटर करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा, तो कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करके जा पा रहा है, उस चीज का जो मेजरमेंट है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इसको म्यू के सिंबल से डिनोट किया जाता है। कोई भी मटेरियल ले लो, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू के सिंबल से डिनोट करेंगे। अगर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखनी हो तो उसको म्यू नॉट लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और अगर हम दो अलग अलग, जैसे कोई भी एक मीडियम है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से, हम मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जिस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमको फाइंड करनी है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिवाइड कर देंगे किससे, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से, तो अपने पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकल के आ जाएगी। एक और फॉर्मूला है इसका, म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन बी नोट। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जहां पे बी का मतलब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और बी नोट का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आप अप्लाई कर रहे हो ना उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नोट बोलेंगे। और मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा उसको हम बी बोलेंगे। तो बी का मतलब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और बी नोट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या चीज है भाई, जैसे आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो, आपके पास कोई मटेरियल है और आप उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या करोगे, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं बी नोट बोल देता हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया। अब मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, मतलब मैग्नेटाइज होने का मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा ये। तो मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये कम मैग्नेटाइज होगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अब ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम H के सिंबल से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। क्या होता है फॉर्मूला, बी नोट अपॉन म्यू नोट। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको इंटेंसिटी पता करनी है कि ये इस मटेरियल को किस लेवल तक मैग्नेटाइज कर सकता है, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नोट से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगी अपने पास, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दोनों जगह से ये जीरो हटा दो तो बी अपॉन म्यू, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब यहां पे बी का मतलब क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। जब मटेरियल मैग्नेटाइज होता है तो वो खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो बी नोट तो इसको मिल ही रहा है ना, और कुछ इसने मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस कर लिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया बी। तो बी का मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, और बी नोट का मतलब क्या है,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आप अप्लाई करते हो ना मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसको कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे? बी नोट के सिंबल से डिनोट करेंगे। एच को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। देखो, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो अगर बी नोट दे रखा हो तो, या फिर मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बता रखा हो तो आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना चाहते हो तो बी को डिवाइड कर दो म्यू से। अच्छा, म्यू क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। म्यू नोट क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद होने चाहिए, ठीक? तो कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम ये टर्म यूज करेंगे। इससे मिलती जुलती एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जिसको हम आई के सिंबल से डिनोट करेंगे। ये क्या चीज है भाई? अब आपने कोई भी मटेरियल लिया, सपोज करो ये कोई मटेरियल है, ये एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसका पीस लिया और इसके ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया इसके ऊपर, सपोज करो ये हम मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो गया बी नोट। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा, है ना? तो ये जो मटेरियल है जब ये मैग्नेटाइज होगा तो मान लो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर लेता है। ये बीएम क्या चीज है? ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। अप्लाई कितना किया आपने? बी नोट। खुद ने कितना प्रोड्यूस किया? बीएम। टोटल मिला के कितना हो गया? बी नोट प्लस बीएम, जिसको हम बी बोलते हैं। बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। आया समझ में? देखो, तीन सिंबल हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बी का मतलब है टोटल, बी का मतलब क्या है? टोटल। बी नोट का मतलब है जो अप्लाइड किया, है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सा है? बीएम, जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस करेगा। आया समझ में? तो बात ये चल रही कि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब ये कितना मैग्नेटाइज होगा ये इस पे खुद पे डिपेंड करेगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर दिया, लेकिन किस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा ये इस खुद के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे आपने दो अलग अलग मटेरियल लिए, एक आयरन का टुकड़ा लिया, एक आपने स्टील का टुकड़ा लिया, दोनों को आपने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बी नोट तो दोनों के लिए सेम है। अब मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, किस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा, वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, स्टील कम मैग्नेटाइज होता है कंपेरेटिवली। अगर देखा जाए तो अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना तो आयरन को मैग्नेटाइज करना इजी होता है, तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, और स्टील को मैग्नेटाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो आपने देखा कि एक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है और एक कम मैग्नेटाइज हो रहा है, तो अब इसको कैसे बताओगे? तो इसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। अब इसके देखो तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? कितना मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल ने खुद ने प्रोड्यूस किया, उसको डिवाइड कर दो म्यू नोट से। पहला फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। पहला फॉर्मूला क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसको म्यू नोट से डिवाइड कर दो, उससे उस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी कि ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? देखो, जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, सपोज करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये एक मैग्नेट ही बन गया एक तरह से। जैसे मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे इस मटेरियल का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है खुद का। तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें पोल डेवलप हो जाएंगे। इधर साउथ पोल बन गया, इधर नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा ना, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका मतलब इधर साउथ पोल होना चाहिए, इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अब अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। मान लो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है 2L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A,
जो इसने पोल स्ट्रेंथ डेवलप करी है वो है स्मॉल एम। तो बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, स्मॉल एम इंटू 12। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसने प्रोड्यूस कर लिया। अब अगर हमें इसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बतानी है तो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसने प्रोड्यूस किया है, इसने जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया है उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और M का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मटेरियल मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अगर ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो ज्यादा पोल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है भाई, आ रही है बात समझ में। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला बना लो, M को क्या लिख सकते हो, स्मॉल m इंटू 12, स्मॉल m इंटू 12 लिखा है, इसको डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम कितना है इसका, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू 12। ये लिख दो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह A इंटू 12, 12 ने 12 को मार दिया, तो बताओ I इक्वल टू क्या गया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आ गया आंसर। ये तीसरा फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूले आ गए अपने पास, 3 फॉर्मूले आ गए, तीनों याद रखने हैं, तीनों काम आएंगे। अगर आपको BM दे रखा हो, BM वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस करता है, टोटल नहीं है ये सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इसने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया, और उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो I आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। या मटेरियल कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप कर रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इससे भी आप I कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसको अगर आप स्मॉल m इंटू 12 लिख दोगे, वॉल्यूम को A इंटू 12 लिख दोगे, 12 से 12 कैंसिल, तो तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल m यानी कि पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। पोल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देना है किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार मैग्नेट से, या इस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देना। अब ये बार मैग्नेट ही बन गया एक तरह से। तो पोल स्ट्रेंथ को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। अलग अलग मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी अलग अलग होती है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम। तो ये जो I की वैल्यू है ये अलग अलग मटेरियल के लिए कैलकुलेट की जाती है। आयरन के लिए जैसे ज्यादा आती है, स्टील के लिए थोड़ी कम आती है, और कोई मटेरियल होगा तो उसके लिए उसके हिसाब से कम या ज्यादा आएगी, नेचर के हिसाब से होगा ये। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई क्या। अच्छा एक चीज याद रखो, I और H, I मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और H मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इनकी यूनिट सेम होती है। क्या यूनिट होगी इनकी, ऐसा यूनिट बना लो, देखो ऐसा यूनिट क्या होगी I की। आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट पता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल करोगे मीटर क्यूब से तो 1 मीटर बच जाएगा नीचे, यानी कि एम्पियर पर मीटर। ये क्या आ गया अपने पास में, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट आ गई। तो ऐसा यूनिट अगर पूछे ना आपको तो एम्पियर पर मीटर, ये किसकी ऐसा यूनिट है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स की भी सेम यूनिट होती है। I और H की यूनिट सेम होती है। ये चीज भी समझ में आई क्या। ठीक है, तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, तीनों याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम काई M के सिंबल से डिनोट करेंगे। ये जो X के जैसा सिंबल है इसको हम बोलते हैं काई। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है जब आप किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब आप किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है। मैंने बोला आयरन इजीली मैग्नेटाइज होता है, स्टील हार्डली मैग्नेटाइज होता है, स्टील पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है तब जाके मैग्नेटाइज होता है वो। तो अगर आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है और स्टील हार्डली मैग्नेटाइज हो रहा है तो दोनों में एक डिफरेंस हो गया ना, एक तो इजीली मैग्नेटाइज हुआ और एक हार्डली मैग्नेटाइज हुआ। तो जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो टर्म है जो आपको ये बताएगी कि कौन सा मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होगा। कैसे पता चलेगा, देख लेंगे अलग अलग जो भी मटेरियल दे रखे हैं उनकी किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है।
जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे इजीली मैग्नेटाइज होगा, सबसे ज्यादा इजीली मैग्नेटाइज होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको मैथमेटिकली, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच, ये की फॉर्मूला है। इससे आप किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप एक मटेरियल लो और उसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, अब वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है तो उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कितनी है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है। इसको आई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो आई को एच से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकल के आ जाएगी कि वो कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा। जिन मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है वो इजीली मैग्नेटाइज होंगी। ठीक है, ये याद रखना है। अगर किसी मटेरियल को आप ऐसा मटेरियल चाहते हो जो इजीली मैग्नेटाइज हो तो आपको ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो आई और एच की यूनिट तो सेम होती है, आई और एच की यूनिट सेम होती है, ऐसा यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो काई एम क्या हो गया, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक, अब एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी ये अपने काम आता है। तो ये रिलेशन देखते हैं। देखो किस किस के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये कोई मटेरियल है और इसके ऊपर आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बी नोट। अब ये मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा और खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। मान लो इसने खुद ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया बी एम, तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम, लिख देते हैं इधर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बोलो, B इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम। बी का मतलब क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी नोट का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एम का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं, देखो याद करो, हमने एच के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो बी नोट अपॉन म्यू नोट, दूसरा एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू पढ़ा था क्या, और तीसरा बी एम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नोट। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से बताओ बी नोट इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नोट इंटू एच। दूसरे फॉर्मूले से बताओ बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू एच। तीसरे फॉर्मूले से बताओ बी एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नोट इंटू आई। ये सारी वैल्यूज यहां पुट करो, बी की जगह लिख दो म्यू नोट इंटू म्यू इंटू एच, बी नोट की जगह म्यू नोट इंटू एच, बी एम की जगह म्यू नोट इंटू आई, लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिवाइड करूंगा म्यू नॉट एच से, डिवाइडिंग बाई म्यू नॉट एच, तो क्या मिलेगा हमें, देखो इसको म्यू नॉट एच से डिवाइड करो, पहले लिख देता हूं, चलो म्यू नॉट एच से डिवाइड किया, इसको भी म्यू नॉट एच से डिवाइड किया, ये तो 1 ही बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट एच। ये एच इधर कैंसिल और ये इधर म्यू नॉट कैंसिल, इधर बन गया म्यू अपॉन म्यू नॉट, क्या बना, म्यू अपॉन म्यू नॉट, 1 प्लस ये बन गया आई बाई एच। याद करो म्यू अपॉन म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और आई बाई एच को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लो जी, रिलेशन आ गया अपने पास, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो,
काई इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 लिख दो, चाहे 1 इधर ले जाओ, है ना, ऐसे लिख दो, चाहे एक ही बात है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन फाइंड करना है, बिल्कुल इजी रिलेशन है। देख लो, कोई डाउट है तो बता दो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। देख लो, कोई भी डाउट है किसी स्टेप में तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट ऑफ मास 75 ग्राम इज 9 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो मास ऑफ द मैग्नेट क्या दे रखा है, 75 ग्राम, और इसके अलावा इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता रखा है 9 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैग्नेट का जो मटेरियल उसकी डेंसिटी बता रखी है 7.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। देन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई पूछा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, क्या फॉर्मूला होता है आई का, आई इक्वल टू एम अपॉन वी, याद है फॉर्मूला। अब एम तो दे रखा है हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो दे रखा है, वी नहीं दे रखा, वी मतलब वॉल्यूम, लेकिन हमको पता है कि मास डेंसिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, सिंपल एकदम, लिख दो यहां पे वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, तो m इंटू रो अपॉन स्मॉल m, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। ये है 9 इंटू 10⁻⁻7, डेंसिटी आपको दे रखी है 7.5 इंटू 10⁻³ और मास दे रखा है 75 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा, कितना आएगा वैसे, देखो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा, तो ये 10⁻6 हो जाएगा, तो एक 10⁻1 बचा, एक 10⁻1 ये मान लो, तो 10⁻2, 75 से 75 कैंसिल, यानी कि पूरा 900 आ गया एम्पियर पर मीटर, ये अपना आंसर आ गया, है ना, आसान एकदम। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B of 12 pi टेस्ला इन ए आयरन रोड, फाइंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन। म्यू आर कैलकुलेट करके बताना है, क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं ताकि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना वो समझ में आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मटेरियल के अंदर, कितना 12 पाई टेस्ला के बराबर। तो आपको म्यू आर पूछा है, क्या पूछा है इसने, म्यू आर आपको पूछा जा रहा है। अब म्यू आर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर आपको बी दे रखा है एच दे रखा है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन होता है, हाँ जी एक रिलेशन होता है। हमको पता है कि जो एच है उसको अपन बी अपॉन म्यू लिख सकते हैं क्या, तो इससे म्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो म्यू आएगा बी अपॉन एच के बराबर। क्या हमें म्यू पूछा है, नहीं, हमें पूछा है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव का मतलब होता है म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू की वैल्यू तो है b/h, इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, ये लो जी खत्म क्वेश्चन। b कितना है 12 पाई और h कितना है 3 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 से 12 कैंसिल, 10⁻⁻4 बचा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 आ गया, तो म्यू आर की वैल्यू क्या है 10⁻4, ये आपका आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, इस तरीके से कर देंगे। चलें आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 6.28 इंटू 10⁻⁻4 वेबर
पर एम्पियर मीटर। ये क्या दे रखा है हमको, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल दे रखी है। फाइंड इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आपको एक तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बतानी है, बता दो। तो म्यू होगा 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, 3.14 और इंटू 4 आएगा। तो ये कैंसिल होके पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बचेगा नीचे, है ना, और इंटू 10 की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो 3, यानी कि अगर आप इसको 1000 लिखते हो तो 500 अपना आंसर आ गया। ये म्यू आर आ गया। एक और चीज पूछी इसने, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई एम। काई एम इक्वल टू होता है म्यू आर -1, यानी कि काई एम कितना आएगा 500 -1 यानी कि 499। ये आपका काई एम आ गया, ससेप्टिबिलिटी आ गई। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादातर क्या होता है कि थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, डेरिवेशंस और थ्योरी ज्यादा आती है, इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम आता है। और आता भी है तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, इससे इजी क्वेश्चन आते हैं एकदम। लो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए magnetic flux of 2.4 into 10⁻⁻5 Weber in a bar of iron of cross sectional area 0.2 centimeter square. Calculate permeability and susceptibility of the bar. तो एक तो म्यू बताना है और एक काई एम की वैल्यू बतानी है ना, ससेप्टिबिलिटी बतानी। क्या क्या गिवन है लिख देते हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर, ये आपको एच दे रखा है। देखो यूनिट देखो क्या है, 1600 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट होती है, एच की। तो ये एच की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो आयरन बार है इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 2.4 इंटू 10⁻⁻5 वेबर के बराबर इन ए बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको फाई दे रखा है, तो फाई अगर पता है कि इस मटेरियल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है तो इससे हम ये बी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। कैसे, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, तो इस आयरन बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हो गया 0, यानी कि फाई को आप b इंटू ए लिख सकते हो, cos 0 1 हो गया ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, b, तो b आ जाएगा अपने पास में फाई अपॉन ए। अब b कैलकुलेट करने से क्या फायदा होगा, हमें तो म्यू और काई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज बताओ कि अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए किसी भी मटेरियल के अंदर तो क्या हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें h पता हो तो। हाँ जी पता कर सकते हैं, h होता है b अपॉन म्यू। तो बताओ म्यू इक्वल टू क्या हो गया, b/h, और b की वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, पुट कर दो। तो म्यू आ जाएगा फाई अपॉन ए इंटू एच। फाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.4 इंटू 10⁻⁻5। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बता रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर भी होगा तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर होता तो मैं इंटू 10⁻⁻2 करता, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दिया 10⁻⁻2 का, तो ये बन गया 10⁻⁻4। और h कितना है 1600। तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा अपने पास म्यू। और अगर म्यू की वैल्यू आ गई तो काई एम कैलकुलेट करना तो बिल्कुल ईजी है। काई एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर -1, और म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी आपको क्या करना है, उस म्यू की वैल्यू को डिवाइड कर देना है म्यू नॉट से। म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू याद है ना इसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये पुट करके सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा, है ना आसान एकदम। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना
तो ये आएगा म्यू इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻³ और ये आएगा म्यू, और म्यू की वैल्यू आप क्या करोगे इसमें पुट कर दोगे तो काईएम इक्वल टू क्या आएगा 3/4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या करना है, म्यू नॉट होता है 4 इंटू 10⁻³ -1। तो ऐसा करके इसको पूरा सॉल्व कर देना आप, है ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चले आगे, लो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम डिफरेंट टाइप के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोला जाता है, ऐसा कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और वो मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटाइज होने का मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, एक ग्लास का टुकड़ा है, उसको रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इनसे बनी हुई चीजों को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला जो मटेरियल है वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है इसमें फेरोमैग्नेटिक। ये 3 कैटेगरीज में हम जो मटेरियल्स है उनको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है इनकी खास बात ये होती है कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर तो ये उल्टा मैग्नेटाइज होगा। इसके अंदर जो बीएम की वैल्यू होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बीएम की डायरेक्शन अपोजिट होगी बी नोट से, उल्टा मैग्नेटाइज होता है ये। एक और प्रॉपर्टी है अगर आपको इसको पहचानना हो तो, जैसे आप एक मैग्नेट के पास में कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल लेके जाओ तो ये मैग्नेट से रिपेल होगा, दूर भाग जाएगा। ये क्या होगा, रिपल्शन। आपने अभी तक सुना होगा कि जो मैग्नेट है वो आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जिनको मैग्नेट रिपेल भी कर देता है। उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। 2 प्रॉपर्टी क्या क्या याद रखनी है, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और फेरो में भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में, ये तो एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं। फर्क कितना होता है कि ये कम मैग्नेटाइज होता है और ये ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। ये क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये कम मैग्नेटाइज होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। बस इतना ही फर्क है, कम और ज्यादा का फर्क है। ये कम मैग्नेटाइज होता है, वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल होता है तो ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। जैसे किसी मैग्नेट के पास में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेके जाओ, वो अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ आएगा। क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन। अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास में लेके जाओगे तो वो भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहां पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, वही फर्क है। ये कम अट्रैक्ट होगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। कम और ज्यादा का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, बस ये कम मैग्नेटाइज होते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ये ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बस इतना ही फर्क है। इसी के हिसाब से हमने 2 कैटेगरी बना दी इसकी। आया समझ में, ठीक है।
तो ये 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेट से रिपेल होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं। एक मैग्नेट है, उसके पास में कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल लेके गए, ये रिपेल हो गए, दूर भाग गया, पहली प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी बन गई, है ना। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं आपको और प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। यही 2 प्रॉपर्टी है मैन, इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी प्रॉपर्टी और बता सकते हो। कैसे? देखो, अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपेल। इसका मतलब ये मैग्नेट से दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो दूर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इस मैग्नेट का। भाई मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ज्यादा। दूर क्या होता है? कम। तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये कौन से रीजन में जा रहा है? हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से लो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में। आई बात समझ में? तो जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट के पास में, यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हाई से लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ मूव करेगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हो। देखो, हमने 2 मैग्नेट ली, दोनों को पास पास रखा और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक बाउल रख दिया ऐसे, और इसके अंदर हमने किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर बना के इसके अंदर डाल दिया, एकदम लेवल करके ऐसे। ये क्या है? ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर है। अब थोड़ी देर बाद में हमने इसको देखा, ऐसे रख के छोड़ दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद में वापस आए तो हमने देखा इसकी शेप ही बदल गई। ये मटेरियल हमेशा हाई से लो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो दोनों मैग्नेट्स के बीच वाला जो रीजन होगा ना, क्योंकि पास पास रखा है मैग्नेट्स को, तो इन दोनों पोल्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है बीच में, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और साइड में वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेगा, ये हाई से लो, है ना। तो हाई यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में है, वीक साइड में है, तो ये थोड़ी देर बाद में ऐसी शेप ले लेता है, बीच में गड्ढा सा बन जाएगा और साइड में थोड़ा सा उभार सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये ऐसी शेप ले लेता है थोड़ी देर बाद। तो ये इससे प्रूव हो गया कि ये मटेरियल हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेंगे, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। आया समझ में? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? 4th प्रॉपर्टी। देखो, हमने देखा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई किया, ये उल्टा मैग्नेटाइज हो रहा है। अगर उल्टा मैग्नेटाइज हो रहा है तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा? B0 माइनस BM। माइनस क्यों किया बताओ? क्योंकि उल्टा मैग्नेटाइज हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलता B0 प्लस BM। अब मिलेगा B0 माइनस BM, क्योंकि उल्टा मैग्नेटाइज हो गया। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कम है या ज्यादा है? भाई अंदर तो ये माइनस करना पड़ा ना, तो B की वैल्यू B0 से तो कम ही आएगी, बाहर से तो कम ही आएगी, सिंपल सी बात है। अब हमें म्यू आर का एक फॉर्मूला पता है। म्यू आर मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, जो होती है B/B0 के बराबर। अगर B की वैल्यू B0 से कम है, B की वैल्यू B0 से कम है, तो म्यू आर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा ना। ये एक प्रॉपर्टी बन गई लोग कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है? जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो 1 से कम होती है। क्या होती है? 1 से कम होती है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर म्यू आर 1 से कम है तो काई एम क्या आएगा? काई एम होता है म्यू आर माइनस 1। ये रिलेशन होता है म्यू आर और काई एम में। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव आएगा। 1 से छोटी वैल्यू होती है म्यू आर की, जैसे 0.5, तो 0.5 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा। इसका मतलब काईएम क्या होता है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है, स्मॉल नेगेटिव बोलेंगे इसको, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। 6th प्रॉपर्टी देखो, अगर आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को, एक रोड ले लो डायमैग्नेटिक मटेरियल की, और उसको दो मैग्नेट्स के बीच में लटका दो कुछ ऐसे, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट है, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को लटका देना है। तो आप देखोगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेट से रिपेल होते हैं, तो वो जो रोड है वो ऐसे इन दोनों पोल से रिपेल होके एकदम, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, दोनों पोल्स के बीच में, दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रोड अरेंज हो जाती है। ऐसे कैसे अरेंज होगी, आपने ऐसे बांध के लटका दिया इसको, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएगी ऐसे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, उसके परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रहेगी तो दोनों पोल इसको रिपेल करेंगे, तो ये ऐसे घूम जाती है। आई प्रॉपर्टी समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। एक प्रॉपर्टी और हम याद रखेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब टेम्परेचर कम रखो या ज्यादा रखो, ये सेम ही लेवल तक मैग्नेटाइज होते हैं जब इनको मैग्नेटाइज किया जाता है। मतलब इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, काईएम की जो वैल्यू है, काईएम डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये एक लॉ होता है जिसको हम क्यूरी लॉ बोलते हैं। क्यूरी लॉ क्या होता है, काईएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये पैरा और फेरो के लिए फॉलो होता है, डाया इसको फॉलो ही नहीं करता। कौन सा लॉ है ये? क्यूरी लॉ। कौन सा लॉ? क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ को जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो फॉलो करते हैं क्या? नहीं जी, नहीं फॉलो करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। देखो ऐसे, ऐसे रिपेल करेगा, दूर से चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे। ऐसा क्यों हुआ भाई? जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें ऐसा क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देता है। तो हमने ये देखा था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो उल्टा मैग्नेटाइज होता है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से कम होता है। होता है क्या ऐसा? अब देखो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती है, जहां पे कम होता है वहां पे दूर दूर होती है। तो अंदर कम है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ज्यादा है, तो बाहर तो पास पास दिखाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और अंदर दूर दूर दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? रिपेल करता है। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप याद कर लेना। इनका उल्टा कर देंगे तो यही पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। हर एक प्रॉपर्टी का उल्टा कर देंगे, आगे हम पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि हमने इन सारी प्रॉपर्टीज को एकदम उल्टा कर दिया। उल्टा करते ये पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। तो आपको अगर डाया की सारी प्रॉपर्टी याद है तो पैरा और फेरो के लिए जस्ट इनका उल्टा करना है। मैं आपको बताऊंगा आगे। एक बार इसमें देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट क्यों मैग्नेटाइज होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एक बार इसमें देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो। चलो फिर आगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी यूज करते हैं। लिख लो इसको ब्रैकेट में, साइड में लिख दो इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी यूज की जाती है किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज हो रहा है। कौन सी थ्योरी है ये? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है वो समझो। देखो, जो डायमैग्नेटिज्म है या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये ज्यादातर आपको उन एलिमेंट्स में देखने को मिलेगी जिनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? इवन नंबर में। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 हो गए, 24 हो गए, है ना। इवन वैल्यू होनी चाहिए, ऑड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जिन एटम्स के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन जाते हैं,
और पेयर वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है सेम स्पीड से, ताकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम क्या रहे, जीरो। एक ऐसे घूमेगा तो एक उसका उल्टा घूमेगा ऐसे, दोनों का एंगुलर मोमेंटम आपस में कैंसिल, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम क्या बन जाएगा, जीरो। किसी भी एटम के लिए माना जाता है कि वो घूमता नहीं है, एटम तो फिक्स ही रहता है ना, तो वो तभी फिक्स रहेगा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, पेयर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल कर दे। अब देखो होगा क्या, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के मैंने किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है। एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन है, एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया थोड़ा साइड में, थोड़ा इजीली हमको समझ में आ जाए। ये एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन है जो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। अब इससे क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे तो ये करंट भी प्रोड्यूस करेगा, होगा कि नहीं होगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा। और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट किधर होगा, क्लॉकवाइज। और इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो जब ये करंट हम देखेंगे तो ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड। यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बीएम, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इधर करंट है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब जा रहा है इनवर्ड, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। इजी एकदम, यहां तक कोई डाउट। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से घूम रहे हैं, सेम करंट प्रोड्यूस करेंगे, और सेम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों आपस में कैंसिल, आंसर आ गया जीरो। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, जीरो। समझ में आया इतना। अब हमने इसके ऊपर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी चाहिए होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर लगेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर पाता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एटम के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सपोज करो इनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। ये हमने बी नोट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है यहाँ पे। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस मटेरियल को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। अब देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या क्यू वी बी साइन थीटा भी इसको बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे माइनस सिंबल लग जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब इस फॉर्मूले से आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। कैसे पता करोगे, देखो F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखा है। जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन मानी जाएगी। अपोजिट क्यों, क्योंकि देखो आगे माइनस लगा हुआ है। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके, जो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं ना, उससे डायरेक्शन पता करो, फिर उसका उल्टा कर दो। वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी उसका उल्टा करेंगे तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, फोर्स की। चेक करते हैं, देखो वी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो थंब जा रहा है बाहर की तरफ, ऐसे जा रहा है ना बाहर की तरफ, लेकिन इसका उल्टा करना है यानी कि अंदर की तरफ, ऐसे फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। एफ बी लिख देता हूं उसको। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, जो आपने अप्लाई किया ना मैग्नेटिक फील्ड, वो इस पे फोर्स लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऐसे, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो वी क्रॉस बी करो, वी से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, थंब जा रहा है इनवर्ड, इसका उल्टा कर दो, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब एक चीज बताओ, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है
एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का। पहले जो फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देखो मैग्नेटिक फोर्स और लगना स्टार्ट हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ ही लग रहा है। पहले एक फोर्स था सेंटर की तरफ, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब एक और फोर्स आ गया मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों मिलके सेंट्रीपेटल फोर्स को बढ़ाएंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा इसमें, और इसमें क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पहले एफ ई लग रहा था, अब एफ में से एफ ई में से एफ बी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ता है, तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों, फॉर्मूला देखो, अगर एफ बढ़ेगा तो मास और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट सेम रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो कुछ तो बढ़ेगा ना इधर, एम और आर तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस, रेडियस चेंज नहीं होती, ऐसे चेंज होगा स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट किसको बोलते हैं, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रॉन तेज घूम रहा है, स्पीड बढ़ गई, तो ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये जो बीएम है ये बढ़ जाएगा, है ना। बीएम में मैं कुछ और ऐड कर देता हूं, मान लो डेल्टा बीएम, इतना मैग्नेटिक फील्ड अब ये प्रोड्यूस करने लग गया। बीएम प्रोड्यूस कर रहा था ना पहले, अब ये थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पहले से, कितना, डेल्टा बीएम। यहां पे क्या होगा देख के बताओ, यहां पे जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो कम हो रहा है। पहले लग रहा था एफ ई, अब लगेगा एफ ई माइनस एफ बी, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स घटेगा, तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी कम होगी, कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि बी नॉट में से डेल्टा बी एम माइनस कर देते हैं, क्योंकि पहले से मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा क्योंकि स्पीड कम हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब एक चीज बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, आउटवर्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड। आया समझ में। तो अब आप खुद बताओ कि इन दोनों में से अब क्या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अब बराबर हैं, नहीं, ये ज्यादा है ये कम है, तो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बीएम की जो वैल्यू आएगी, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा, ये ज्यादा है तो मैं लिखूंगा बीएम प्लस डेल्टा बीएम, और इसमें से माइनस क्या करना है, बीएम माइनस डेल्टा बीएम, बीएम और बीएम तो हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 डेल्टा बीएम आ गया। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ये कम है, तो रिजल्टेंट इसी की डायरेक्शन में आएगा, कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया वो किधर आया, आउटवर्ड आया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया था हमने, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड। यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो लगाया आपने इनवर्ड, और दोनों मिलके अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं, आउटवर्ड, उल्टा कर रहे हैं ना। और ये तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, उल्टा मैग्नेटाइज होता है ये हमेशा। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि ये पैर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, एक की कम हो जाती है, तो एक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक कम, दोनों का रिजल्टेंट आएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका आंसर होता है। आया समझ में ये, बोलो ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी यूज करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। आ रही है बातें समझ में, ठीक है। टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, तो दोनों की बढ़ेगी वो तो, और दोनों जो करंट प्रोड्यूस करेंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर ही देगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट से वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देगा। तो टेम्परेचर कम करने से या ज्यादा करने से इसके मैग्नेटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से।
क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाता है, एक की कम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये इसका आंसर है। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हम पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।